मध्य प्रदेश में बासमती के जीआई टैग के बहाने जो सियासत हो रही, सबसे पहले उसी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश में बासमती का जीआई टैग, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। सीएम शिवराज सिंह इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी मोर्चा खोल दिया। इधर बीजेपी इसे किसानों के परिश्रम का अपमान बता रही है और उपचुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी में। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री से किनारा कर लिया। आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने 8 साल पहले केंद्र सरकार के पास आवेदन करते हुए राज्य के लिए बासमती चावल के उत्पादन का जीआई टैग देने की मांग की। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर बासमती के जीआई टैग पर पंजाब का दावा किया है। देखो, हर जगह दो मुही नीति कांग्रेस की रहती है। क्या है कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बासमती चावल में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं और समर्थन पंजाब की सरकार के अमरिंदर सिंह जी का विरोध किया नहीं है आपने। ये क्या किया है आप? स्पष्ट स्टैंड लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मांग की, कमलनाथ जी ने भी पहले कई बार इस बात को अलग अलग, जब मुख्यमंत्री थे तब, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब, और अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी बार बार इस बात को करती रही है कि जीआई टैग मध्य प्रदेश के किसानों का हक है, अधिकार है, वो मिलना चाहिए। आगामी विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस 25 विधानसभा सीटों को गंगा जल से शुद्ध करने का अभियान चलाने जा रही। इसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा से की गई, लेकिन उधर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम भक्ति दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा। हम इन मुद्दों से दूर रहकर बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ें तो बेहतर होगा। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लक्ष्मण सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, लेकिन ये आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं। उनकी विचारधारा अलग है, उस समय की विचारधारा अलग थी। राम की भक्ति में पूरा देश डूबा है। हर व्यक्ति का यही कहना है, मैं राम में हूं, राम मुझ में है। इस तरह का प्रश्न उठाना निरर्थक और बकवास है। कांग्रेस के इस अभियान पर भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस को खुद की शुद्धि कर लेनी चाहिए। सांसद शंकर लालवानी ने पलटवार किया। लालवानी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस शुद्धिकरण की शुरुआत दिल्ली में 10 जनपद से करे। पहले गंगा जल से 10 जनपद को शुद्ध किया जाए, इसके बाद प्रदेश कांग्रेस को गंगा जल से धोए। कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों को उठाती है, सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। अब ये राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अब ये लक्ष्मण सिंह जी आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं। इनकी विचारधारा अलग है। उस समय के राम लक्ष्मण की विचारधारा अलग थी। हमारा मानना ऐसा है कि राम की भक्ति पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना ये निरर्थक और बकवास मानता हूँ। आत्मशुद्धि करना चाहिए इनको। वास्तव में वो जो कांग्रेस है उसको शुद्ध करके गए। अब इनको स्वयं का शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। वो तो पहले से ही शुद्ध है। देखो, गंगा जल तो उनको 10 जनपद से धोना, उसको धोना चाहिए। इनके कार्यालय उनको धोना चाहिए। यही वो कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने इसको शुरुआती दौर से इसका विरोध किया था, और मुझे लगता है गंगा जल से तो उनको धोना चाहिए। और हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, गंगा जल से किसे पहले धोया जाए, किस किस जगह को शुद्ध किया जाए, तो अब ये एक अलग शुद्धिकरण अभियान चल पड़ा और इस पर सियासत चल पड़ी। जल्दी थमेगा नहीं लगता।
देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, और अभी तो अभियान की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे अभियान बढ़ेगा सियासत और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल अकेला विपक्ष को लेकर नहीं है जो कांग्रेस इस अभियान को लेकर चला रही है, क्योंकि कांग्रेस तो इस अभियान को चला रही है, बीजेपी इस पर हमलावर है। पर लेकिन कांग्रेस के अंदर से जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह ने इस पूरे अभियान पर सवाल उठाए हैं, उसने एक बार फिर इस पूरे अभियान को हवा दी है और एक चर्चा का विषय यह अभियान अपने आप में फिर से बना है। भले ही बीजेपी के नेता इस अभियान को लेकर तंज कसे, पर लेकिन लक्ष्मण सिंह का साफ तौर पर यह कहना था कि इस अभियान और राम मंदिर भूमि पूजन के बहाने जो भक्ति दिखाने की कोशिश की गई थी, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। यह अपने आप एक बड़ा सवाल है और लिहाजा बैठे बैठा लक्ष्मण सिंह ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस अभियान पर सवाल उठाकर विपक्ष को, माफ कीजिएगा, बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया है। लक्ष्मण सिंह का बयान था, चूंकि अभियान की अगुवाई जो है इस समय जो अर्चना जायसवाल है वो कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सारे में कर रही है, लिहाजा उनके जो खास सिपहसालार है सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने लक्ष्मण सिंह को आड़े हाथे लिया, तंज कसा है उनके ऊपर। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि कलयुगी चूंकि इस समय आज के वो लक्ष्मण है, लिहाजा विचारधारा उनकी अलग है, पर लेकिन इस तरीके की बातों का वो बिल्कुल समर्थन नहीं करते और बकवास तक उनके इस पूरे अभियान को किया है। पर लेकिन बीजेपी ने इस पूरे अभियान के बहाने एक बार फिर से कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस के शुद्धिकरण की सलाह जो है वो बीजेपी के तमाम नेता इस अभियान के बहाने देते हुए नजर आ रहे हैं। पुनीत, चलिए, कुल मिलाकर के ये अभियान और इसके बहाने सियासत का एक नया दौर शुरू हुआ और देखते हैं कि ये कहां तक जाता है और इसमें कौन कौन किसे शुद्ध करने की सलाह या मशवरा देता। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर श्रीलंका की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव जल्दी कराने की अपील की। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जैसे कोरोना से बचाव करते हुए बैलेट पेपर के माध्यम से श्रीलंका में संसदीय चुनाव संपन्न हो सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों नहीं हो सकते। अपने पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग से श्रीलंका की तर्ज पर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की मांग रखी। उन्होंने कहा, श्रीलंका में बड़ी संख्या में लोगों ने संसदीय चुनाव में भाग लिया, वहां लगभग 71% मतदान हुआ। बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने में ईवीएम मशीन को छूने या संक्रमण फैलने का कोई डर नहीं होगा। मैंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है। मैंने कहा, आदरणीय, श्रीलंका जैसे देश में संसद के चुनाव जब बैलेट पेपर के माध्यम से हो सकते हैं, पूरा विश्व इस समय ईवीएम मशीन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और श्रीलंका ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया बैलेट पेपर से चुनाव करा के। तो मध्य प्रदेश के जो 27 चुनाव हैं, मेहरबानी करके इनको भी बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना काल में संकट से गुजर रहे छोटे मझोले व्यापारियों को जल्द बड़ी रियायत दे सकती है। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि ऐसे व्यापारियों को डबल टैक्सेशन में छूट दी जाएगी। सकलेचा ने बताया कि सरकार छोटे उद्योगों के लिए बिजली 6 से 7 रुपए यूनिट कर सकती है, इस पर सहमति बनती दिख रही है। वहीं छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को 20% अतिरिक्त लोन दिया जा रहा है। मंत्री सकलेचा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई वर्ग हुआ है तो वो लघु और मझोले उद्योग है और इसको लेकर सरकार ने कई सारे राहत पैकेज का ऐलान किया, पर लेकिन कई सारी अभी भी दिक्कतें इन उद्योगों को लेकर सामने आ रही है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद है। सर, सबसे ज्यादा प्रभावित जो लोग हैं वो आपके डिपार्टमेंट से आते हैं। सरकार की ओर से कई रियायतों का ऐलान जरूर किया गया है, पर लेकिन क्या सर कुछ और रियायत की उम्मीद की जाए इस महामारी के दौर में? देखिए, ये सच है कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला विभाग है तो एमएसएमई है। एमएसएमई को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने अभी चर्चा करके आज मैंने कम से कम 120 लोगों से अलग अलग वेब के माध्यम से बात करी। इसके पहले कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात करी और उनकी 3-4 महत्वपूर्ण बातें जिसके ऊपर सहमति बनती हुई दिख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अगले 2 दिन में वो प्रेजेंट की जाएगी। एक, बिजली का रेट सबसे कम करना। दूसरा, डबल टैक्सेशन से वो परेशान है, नगर पालिका अलग उनसे पैसा लेती है और उद्योग विभाग अलग मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लेता है। तीसरा, श्रम नियम को थोड़े से जटिलता से निकाल के और कई चीज़ों से निकाल कर
कम से कम नियमों से उसको कवर करनी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश सचलेजा, मध्य प्रदेश एमएसएमई मंत्री, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि बड़ी रियायत जो आने वाले समय में एमएसएमई उद्योग को लेकर दी जाएगी, और अपेक्षा जताई है कि बिजली के बिलों में कम से कम दरों में एक बड़ी राहत कम से कम इन उद्योग कर्मियों को मिलेगी। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है और इसकी वजह उम्र का क्राइटेरिया बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने इस बार 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कार्यकारिणी से बाहर रखने का मन बना लिया है। बीजेपी के केंद्रीय संगठन की गाइडलाइन है कार्यकारिणी में युवाओं को तरजीह दें। हालांकि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने प्रदेश कार्यकारिणी के लिए नाम तय कर लिए हैं। औपचारिक ऐलान भर बचा है। संगठन विस्तार में यंग फॉर्मूला लागू होने से युवा नेता बहुत खुश हैं। दूसरी ओर वो नेता नाराज नजर आ रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर पार्टी के लिए काम किया और अब उन्हें उम्र के कारण इस कार्यकारिणी से बाहर रखा जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों चाहे मंडल अध्यक्षों के मनोनयन की बात हो या जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की बात हो, इस बात का बखूबी ध्यान रखा है कि नई ऊर्जा और नया जोश सामने दिखाई देना चाहिए। निश्चित रूप से वो चीजें अब फलीभूत हो रही हैं और जहां तक प्रदेश कार्य समिति के गठन की बात है, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा कि सभी का मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को मिले, चाहे वरिष्ठों की बात करें या नए जोश की बात करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के भोपाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। भागवत शनिवार यानी कल भोपाल आ जाएंगे। वो संघ के कार्यालय संविधा में रुकेंगे। मोहन भागवत 9 अगस्त को RSS के प्रांत पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाखाएं लगाने के साथ अन्य गतिविधियां शुरू करने को लेकर मंथन किया जाएगा। अन्य कार्यक्रमों पर भी बात होगी। भागवत 10 अगस्त को नागपुर के लिए रवाना होंगे। भागवत पिछले महीने भोपाल के दौरे पर आए थे। उस समय उन्होंने तमाम पदाधिकारियों के साथ चुनाव से लेकर राम मंदिर निर्माण तक को लेकर चर्चा की थी। इधर महीने भर में मोहन भागवत के दूसरे दौरे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि संघ मध्य प्रदेश की सरकार चला रहा है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। खरगोन में सराफा व्यापारियों से मारपीट और फिर SDOP और SDM को हटाने की कार्रवाई के बाद सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने सराफा व्यापारियों से मुलाकात की। सराफा व्यापारियों ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का आभार व्यक्त किया, उनका जोरदार स्वागत भी किया। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि एक और पूरा देश राम मंदिर के भूमि पूजन पर खुशियां मना रहा था, वहीं खरगोन में हुई घटना कहीं न कहीं प्रदेश सरकार पर प्रश्न चिन्ह थी। सांसद ने कहा कि उन्होंने खुद इस मामले में CM शिवराज और गृह मंत्री के साथ प्रदेश BJP अध्यक्ष से चर्चा कर दोनों अधिकारियों को हटाने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने दोनों अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। सांसद ने CM, गृह मंत्री और BJP प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। पुलिस अधिकारी द्वारा इनके देशभक्तों को रोका गया और यहाँ का खरगोन के जितना समाज है वो समाज एकता के साथ में जब सबके साथ खड़ा रहा कि ये गलत कार्रवाई हुई है, इसलिए पुलिस प्रशासन से बात भी करी कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। अगर को स्वीकार करने तुरंत कार्रवाई करी और 2 प्रशासनिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत हटाया। बड़वानी के पलसूद में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद SP ने हेड कांस्टेबल मोहन जमरे और ASI सीताराम भटनागर को निलंबित कर दिया है। SP ने SDOP राजपुर को इसकी जांच का जिम्मा दिया है। पीड़ित युवक प्रेम सिंह के मुताबिक वो पुरानी पुलिस चौकी के पास ताला चाबी की दुकान लगाकर बैठा था। पुलिस ने उससे पैसों की डिमांड की और मना करने पर उसकी पगड़ी उतार फेंकी। उसे घसीटा गया, जमकर पीटा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही थी और इसी के चलते प्रेम सिंह को भी रोका गया। लाइसेंस मांगा तो उसके पास था नहीं। साथ ही उसके साथ बाइक पर बैठा एक युवक शराब के नशे में था। पुलिस के अनुसार जबलपुर में प्रेम सिंह पर चोरी के 3 प्रकरण भी दर्ज हैं। हालांकि मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की खामियां गिनाई। विश्नोई ने मांग की कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति जरूर अपनाएं, लेकिन इसके पहले प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर कर लें। विश्नोई ने लिखा कि शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के सांचे में डालने के लिए उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाएं।
बिश्नोई ने प्रधानमंत्री मोदी को भी एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने देश में सेंट्रल टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाने की मांग की। मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति की सौगात इस देश को दी है, मैं उनको सारी सौगातों से ऊपर मान के चलता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हमको इसको अपनाना चाहिए, पर अपनाने के लिए पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कहाँ कहाँ कमज़ोर है। उन कमजोरियों को पहचान कर उन कमजोरियों को दूर करते हुए और हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और विजेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं जबलपुर से। विजेंद्र, नई शिक्षा नीति जरूर अपनाएं लेकिन खामियों को दूर करें, एक बार फिर अपनों को ही नसीहत है। बेशक पुनीत, आपने देखा होगा कि लगातार पूर्व मंत्री और जबलपुर की पाटन सीट से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने तीखे तेवर दिखाए हैं। कई मामलों में सरकार को और मुख्यमंत्री को नसीहत भी दी है, और अब जबकि नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने बनाई है और अलग अलग राज्यों को उन्हें लागू करना है, तो ऐसे में एक पत्र लिखा है अजय बिश्नोई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, और बेहतर होगा कि पहले यहाँ की व्यवस्थाओं को, स्कूली शिक्षा की जो गुणवत्ता है और व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, और इन खामियों को चिन्हित करके उन्हें दूर करने के बाद ही केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू की जाए। तभी इसका फायदा जो है वो मध्य प्रदेश को और यहाँ के बाशिंदों को मिल सकता है। खास बात यह है कि अपने इस लेटर में साफ तौर पर अजय बिश्नोई ने ये लिखा है कि इतने सालों के बाद भी मध्य प्रदेश की जो सरकारी स्कूल है, कहीं शिक्षकों की कमी है और कहीं शिक्षक जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में दिलचस्पी दिखाते नजर नहीं आते। तो एक सुझाव भी ये दिया है कि 10 किलोमीटर के दायरे में एक स्मार्ट स्कूल खोला जाए, जहां पर बच्चों को लाने ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था शासन स्तर पर की जानी चाहिए, बजाय छोटे छोटे स्कूलों के। और अक्सर ये स्थिति आती है कि बच्चों की संख्या कम रहती है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और पेमेंट पर ज्यादा खर्च सरकार करती है। तो एक तरह से एक नसीहत भी दी है और एक सलाह दी है शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री को अजय बिश्नोई ने, और ये कहा है कि पहले मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी खामियों को दूर कर दिया जाए और उसके बाद नई शिक्षा नीति को अपनाया जाए। साथ ही साथ पीएम मोदी को भी एक लेटर लिखा है अजय बिश्नोई ने, और ये कहा है कि पहली बार देश में एक सेंट्रल टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया जाए, ताकि स्कूली किताबों को परखा जा सके और उनकी विषय वस्तु सहित शिक्षा के स्तर में भी एक रूपता लाई जा सके। तो एक महत्वपूर्ण लेटर माना जा सकता है अजय बिश्नोई का, जो कि मुख्यमंत्री के अलावा पीएम मोदी को भी लिखा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो अजय बिश्नोई ने कहा कि पहले स्कूल शिक्षा की खामियां दूर करें, टीचर्स की ट्रेनिंग कराएं और एक रेगुलेटरी बोर्ड जरूर बनाएं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर तैनात बिजली कंपनी के अधिकारियों को कोरोना होने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंत्री के सरकारी बंगले को क्वारंटाइन कर दिया गया। बंगले में मंत्री तोमर स्टाफ समेत क्वारंटाइन हो गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का निपटारा तत्काल करने के मकसद से ऊर्जा मंत्री ने पिछले दिनों निर्देश दिए थे कि अब उनके बंगले से भी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। मंत्री के निर्देश के बाद बिजली कंपनी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके रेसकोर्स रोड स्थित सरकारी आवास बंगला नंबर 38 पर तैनात कर दिया। अब क्वारंटाइन अवधि में तोमर अपने सभी काम फोन और वीडियो कॉल के जरिए निपटा रहे हैं। डेयरियों के नदी और तालाबों को प्रदूषित करने के मामले पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया। एनजीटी ने नियमों के खिलाफ संचालित डेयरियों पर कार्रवाई जारी रखने का आदेश दे दिया है। कार्रवाई को चुनौती देने वाली डेयरी व्यापारियों की याचिका खारिज कर दी गई। अपने फैसले में एनजीटी ने स्पष्ट कहा कि शहरी सीमा के भीतर दूध डेयरियों का संचालन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डेयरियों को नदी तालाब के हाई फ्लड लेवल से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थापित किया जा सकता है। एनजीटी ने यह भी साफ किया कि नेशनल हाईवे से 200 मीटर जबकि स्टेट हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर ही डेयरियों को स्थापित किया जा सकता है। अपने फैसले में एनजीटी ने लिखा कि जो अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार होकर भी डेयरियों पर कार्रवाई नहीं करता, उनकी नाकामी मानी जाएगी। एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट यानी कि गोपनीय चरित्रावली में इस बात को दर्ज किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।